स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया था? तो इस राष्ट्रपति शासन को हम लोग राज्य आपातकाल भी कहते हैं और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में बताया गया था। सिर्फ प्रश्नों को पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, उसमें जो डाटा लिखा गया है, जो फैक्ट लिखा गया है, उसको समझना भी आवश्यक है। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको सब कुछ रट जाएगा। रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन को हम लोग राज्य आपातकाल भी कहते हैं और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, और कब लगाया गया था? 1951 में, यानी कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था और इस भारतीय संविधान लागू होने के जस्ट एक साल बाद 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि आर्टिकल 356 के तहत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उसकी न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आदेश होता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो उसकी जो न्यूनतम अवधि होती है वो 6 माह होती है, यानी एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जाता है और 6 माह करके इस राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपको अधिकतम पूछे तो वहाँ 3 वर्ष बताना है, न्यूनतम पूछे तो वहाँ पर आपको 6 वर्ष बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस बात की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा बताया गया है, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 आपको बताता है। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति, इस चीज़ को आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो ये प्रश्न तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर काम ना कर रहा हो, उसका पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कुछ भी विवाद होता है तो उन सारे विवादों का निपटारा जो है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। उच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटारा नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव के विवादों का निपटारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? ये सबको पता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये तो हमें पता होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का जो कार्यभार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। कब संभालता है? जब उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जी का नाम आप याद रखिएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा हमारे उच्च सदन होता है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन मानी जाती है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और यहाँ पर अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर जानना बहुत ही आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का मतलब होता है कि जो निर्वाचित होते हैं और जो मनोनीत होते हैं वो सारे भाग लेंगे, ठीक है। और संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जस्ट इसका अपोजिट होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। अगर कंफ्यूज हैं आप तो आप बुक से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में की गई है। तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में किस पद की व्यवस्था की गई है? प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। आगे कुछ छोटे छोटे हमारे प्रश्न हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये तो सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही कहने पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारक कौन होता है? तो भाई जो मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारक होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ही सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो निर्माण तो जो आदेश होता है वो तो राष्ट्रपति देता है, लेकिन सलाह किसकी मानी जाती है? प्रधानमंत्री की मानी जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता भी होता है। यदि प्रधानमंत्री ये कह देगा कि आपको इस्तीफा देना है तो सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री संहारकर्ता और निर्माणकर्ता होता है संपूर्ण मंत्रिपरिषद का। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं वो मोरारजी देसाई हैं। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें जनता दल की सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? पूर्णतः यहाँ पर क्या लिखा है? पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो जी सबसे पहले जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो ये पहले कांग्रेस में ही शामिल थे। कांग्रेस से इस्तीफा देके जनता दल पार्टी में शामिल हुए और फिर इन्होंने सरकार बनाई और फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये पहले कांग्रेसी ही थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत में सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहली बार भाषण कब दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहली बार भाषण 1977 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि ऐसे कौन से भारत में प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन यदि आप इन दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, अपने पद ग्रहण
करते समय तो उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो पीवी नरसिम्हा राव अपना पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद से त्यागपत्र देने वाले, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं। तो बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। एक भी दिन संसद का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए? संसद का मतलब ना तो लोकसभा गए और ना राज्यसभा गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा था और ये बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, तो इस प्रकार ये किसी भी सदन में उपस्थित नहीं हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन भारत में पहले चुनाव के बाद, प्रथम चुनाव के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में, और प्रथम चुनाव के बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को याद रखिएगा। और इसके एक महीने बाद और 3 दिन बाद, 1 महीने 3 दिन बाद क्या हुआ? 6 मई 1952 आया। तो 6 मई 1952 में क्या हुआ? लोकसभा का गठन किया गया। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन किया गया भारत में पहले प्रथम चुनाव के बाद, और उसके 1 महीना 3 दिन बाद क्या हुआ? 6 मई 1952 आया और उसमें क्या हुआ था? लोकसभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार का विधानमंडल कौन होता है? तो संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार, और विधानमंडल का मतलब होता है जहां पर सारे नियम कानून बनते हैं। तो केंद्र सरकार अपने नियम कानून कहां बनाती है? लोकसभा में बनाती है। तो इस प्रकार संघ सरकार का विधानमंडल लोकसभा होता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न मतलब निचला सदन, तो हमें पता है निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो संसद में यानी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो जब अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है, और जब उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो ये अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है। इस प्रकार दोनों त्यागपत्र का इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद का स्थायी और उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का जो स्थायी और उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ये आपको अनेकों बार बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं भारतीय संविधान के अनुसार वो 552 हो सकते हैं, और राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार वो 250 हो सकते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इसमें से अधिकांश चीज़ें आपको आती होंगी, बस आप सुनते रहिए और रटते रहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक ना भैया। और लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, जो आपका चुनाव होता है लोकसभा का, जिसके तहत प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए, लोकसभा में 5 वर्ष के लिए। अब आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति के बारे में बताया गया है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति की विशेषता ये है कि ये लोकसभा के सदस्यों से ही मिलकर बनाई जाती है। जो प्राक्कलन समिति होती है वो लोकसभा के सदस्यों से ही मिलकर बनाई जाती है। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन कभी कभी देश पर संकट काल की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध के समय या आक्रमण के समय या वित्तीय आपातकाल के समय ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस लोकसभा की अवधि को संकट काल की अवस्था में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा की अवधि हम कब बढ़ा सकते हैं? जब कोई विपरीत संकट हो देश पर, और उसको हम अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता कब दी गई? यानी कि विपक्ष का जो नेता होता है, प्रमुख नेता होता है, उसको कभी विपक्षी दल की मान्यता नहीं दी जाती थी, लेकिन 1969 में क्या हुआ, इसे विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दिया गया, जिसके तहत इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यानी विपक्ष का जो नेता होता है उसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो ये स्थिति कब से स्टार्ट हुई है? 1969 से ये स्टार्ट किया गया है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, बशर्ते इस YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।